पांचवी इकाई के दूसरे भाग में हम समझते हैं वस्तु की मांग किसके द्वारा की जाती है। तो वस्तु की मांग क्रेता द्वारा की जाती है। वस्तु की मांग किसके द्वारा की जाती है? क्रेता के द्वारा की जाती है, क्योंकि वस्तु में उपयोगिता होती है। क्या होती है? उपयोगिता। अगर वस्तु उपयोगी होगी तो उसकी मांग होगी। वस्तु की मांग वस्तुतः मांग के नियम द्वारा नियंत्रित होती है। वस्तु की मांग किसके द्वारा? वस्तुतः मांग के नियम के द्वारा, मांग नियम जो बोलता है, द्वारा क्या होती है? नियंत्रित होती है। अर्थात ऊंची कीमत पर उपभोक्ता कम वस्तु की मांग करता है। ऊंची कीमत पर वस्तु की मांग उपभोक्ता कम करता है, जबकि कम कीमत होने पर उपभोक्ता वस्तु की यह मांग बढ़ जाती है। मांग कैसी होती है? कम कीमत पर बढ़ जाती है। इस प्रकार उपभोक्ता अथवा क्रेता का मांग वक्र डीडी चित्र के अनुसार बाएं नीचे की ओर गिरता हुआ होता है। किधर की ओर गिरता हुआ होता है? नीचे की ओर। कभी कभी यही प्रश्न बन जाता है कि उपभोक्ता का मांग वक्र बाएं से नीचे गिरता हुआ क्यों होता है? तो बाएं से नीचे गिरता हुआ क्यों होगा? क्योंकि कीमत निर्धारित करती है। जब कीमत ऊंची होगी तो मांग कम होगी, और जब कीमत कम होगी तो उसकी मांग बढ़ जाएगी। तो देखते हैं चित्र में, यहाँ दिखाया गया है ओ एक्स पर क्या है? वो बिंदु है, और यहाँ पर एक्स बिंदु है। तो ओ एक्स पर क्वांटिटी दिखाई गई है। क्या दिखाई गई है? क्वांटिटी। और ओ हाई पर प्राइस दिखाई गई है, प्राइस। तो यहाँ हम देख रहे हैं ये डीडी मांग वक्र है, डीडी मांग वक्र है। तो डीडी मांग वक्र यह दिखा रहा है कि जितनी क्वांटिटी होगी यह जो वक्र है उतना ऊंचा होगा। तो कीमत निर्धारित कर रही है, इसको प्राइस निर्धारित कर रही है। प्राइस कैसी? कि ऊंची कीमत पर मांग वक्र ऊंचा रहेगा और नीची कीमत पर मांग वक्र नीचा रहेगा, है ना। तो ये बाएं से दाएं की ओर, बाएं से किधर जा रहा है? दाएं की ओर, है ना। बाएं नीचे की ओर गिरता हुआ, बाएं नीचे की ओर गिरता हुआ है। ये वाला भाग, सॉरी, ये भाग दाहिना भाग होगा, ये बायां होगा। तो इधर गिरता हुआ होगा। यहाँ जैसी जैसी प्राइस उसकी बढ़ेगी वैसा वैसी मांग बढ़ेगी। जैसी जैसी प्राइस कम होते जाएगी उसकी मांग भी कम होते जाएगी। तो इधर बाएं की ओर नीचे झुकता हुआ होगा डीडी वक्र। प्रश्न है, वस्तु की पूर्ति किसके द्वारा होती है? तो वस्तु की पूर्ति विक्रेता द्वारा की जाती है। किसके द्वारा की जाती है? पूर्ति विक्रेता के द्वारा। और मांग किसके द्वारा होती है? उपभोक्ता के द्वारा। वस्तु की पूर्ति विक्रेता द्वारा की जाती है क्योंकि उत्पादक या विक्रेता वस्तु लाभ अर्जित करना चाहता है। विक्रेता वस्तु क्यों बेचता? लाभ कमाने की दृष्टि से, लाभ अर्जित करना चाहता है। वस्तु की पूर्ति वस्तुतः पूर्ति के नियम द्वारा नियंत्रित होती है। पूर्ति किसके द्वारा नियंत्रित होती है? वस्तु
की पूर्ति पूर्ति नियम के द्वारा। और मांग किसके द्वारा नियंत्रित होती है? मांग नियम के द्वारा। अर्थात विक्रेता कम कीमत पर, कम कीमत जिस समय होगी उस समय क्या करेगा विक्रेता? विक्रेता कम कीमत पर वस्तु की कम पूर्ति, कम कीमत पर वस्तु की कम पूर्ति तथा ऊंची कीमत पर वस्तु की, ऊंची कीमत पर वस्तु की अधिक पूर्ति करता है, करने का इच्छुक होता है। इस प्रकार वस्तु की कीमत तथा पूर्ति मांग के बीच सीधा संबंध होता है। कीमत तथा पूर्ति की मात्रा के बीच सीधा संबंध होगा। कारण पूर्ति वक्र बाएं से दाएं की ओर, पूर्ति वक्र किधर? बाएं से दाएं की ओर बढ़ता है। हम देख रहे हैं यहाँ O और X बिंदु है, यहाँ क्वांटिटी दी हुई है, यहाँ प्राइस दी हुई है O हाई पर। तो ये बाएं से दाएं की ओर ऊपर उठता हुआ है। क्यों ऊपर उठता हुआ है बाएं से दाएं की ओर? एसएस वक्र, क्योंकि यहाँ पर वस्तु की मांग कम है, ये वस्तु की कीमत कम है तो इसकी मांग भी कम है। यहाँ पर वस्तु की जब प्राइस बढ़ी तो उसकी मांग भी बढ़ी। यहाँ वस्तु की प्राइस और बढ़ी तो यहाँ उसकी मांग और बढ़ गई। यहाँ वस्तु की मांग अधिक बढ़ी तो ये वस्तु की कीमत अधिक बढ़ी तो यहाँ उसकी मांग भी अधिक बढ़ी। इसलिए यह वक्र बाएं से दाएं ऊपर की ओर होता है। इसे एसएस द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। प्रश्न, श्रम के पूर्ति वक्र को बताइए। तो मजदूरी तथा श्रम की पूर्ति में सीधा संबंध होता है। अर्थात यदि मजदूरी कम है, मजदूरी तथा श्रम की पूर्ति में सीधा संबंध होता है। अर्थात यदि मजदूरी कम है तो श्रमिकों की पूर्ति कम होगी, मजदूरी कम है तो श्रमिकों की पूर्ति भी कम होगी। और यदि मजदूरी अधिक है तो श्रमिकों की पूर्ति अधिक होगी। यही कारण है कि श्रम पूर्ति वक्र ऊपर की ओर बढ़ता हुआ होता है। श्रम पूर्ति वक्र किधर होता है? ऊपर की ओर बढ़ता हुआ होता है। किंतु एक सीमा के पश्चात मजदूरी दर के बढ़ने पर, एक सीमा के पश्चात मजदूरी दर के बढ़ने पर श्रम की पूर्ति कम होने लगती है, क्योंकि एक सीमा से अधिक मजदूरी मिल जाने पर श्रमिक काम की तुलना में आराम अधिक पसंद करने लगते हैं। ऐसे स्थिति में श्रम का पूर्ति वक्र पीछे की ओर मुड़ता है, मुड़ता हुआ होता है। यहाँ चित्र में देख रहे हैं हम ओ हाई पर यहाँ वैज दिया हुआ है और यहाँ सप्लाई ऑफ लेबर दी हुई है। OX पर सप्लाई ऑफ लेबर। तो यहाँ देख रहे हैं हम कि जिस समय पर मजदूरी कम है, मजदूरी कम मिल रही है तो उस समय सप्लाई भी कम हो रही है, सप्लाई भी कम हो रही है ना। यहाँ मजदूरी जैसे बढ़ी तो उसकी सप्लाई भी बढ़ गई है। इस बिंदु पर देख रहे हैं हम, कौन से? इस बिंदु पर कि क्या हो रहा है, मजदूर को जितनी आवश्यकता है पैसों की वहाँ तक तो उसकी मांग बढ़ी, परंतु अब लापरवाही शुरू कर दी मजदूर ने। कहा? इस बिंदु पर, है ना। यहाँ मजदूरी बढ़ी हुई है परंतु वह
काम में रुचि नहीं ले रहा है। तो यहाँ पर यह मुड़ने लग गया। किधर की ओर? पीछे की ओर। पीछे की ओर जहाँ से शुरू हुआ वही मुड़ने लग गया। तो यह मजदूरी वक्र भी नीचे से ऊपर की ओर बढ़ता हुआ होता है, जैसा कि हमने परिभाषा में पढ़ा। श्रम की पूर्ति वक्र को बताइए। अगला प्रश्न है, ब्याज क्या है? तो सामान्य शब्दों में हम ब्याज उस राशि को कहते हैं जो उधार लेने वाला उधार देने वाले को उसके धन का उपयोग करने के बदले में देता है। उधार लेने वाला उधार देने वाले को उसने जो धन उपयोग करने के लिए उसका दिया है उसके बदले में देता है, उसको हम सामान्य तौर पर सामान्य शब्दों में ब्याज कहते हैं। अर्थात ब्याज उस भुगतान को कहते हैं जो मुद्रा के प्रयोग किसके प्रयोग मुद्रा के प्रयोग के द्वारा दिया जाता है। अर्थशास्त्र में भी ब्याज का यही अर्थ है। उत्पादन के पांचों साधनों भूमि, श्रम, संगठन, साहस, उत्पादन के समस्त पांचों साधनों में से पूंजी एक साधन है। एक साहसी अपने उत्पादन में से इन पांचों साधनों में उसका उचित मांग वितरण करता है। अतः वह भाग जो पूंजी की सेवा के बदले पूंजीपति को दिया जाता है ब्याज कहलाता है। अतः वह भाग जो पूंजी की सेवा के बदले, जो उसने अपना धन दिया, उसने जो सेवा दी, पूंजीपति को सेवा के बदले दिया जाने वाला भाग क्या कहलाएगा? ब्याज कहलाएगा। दूसरे शब्दों में ब्याज राष्ट्रीय आय का वह भाग है। राष्ट्रीय आय का वह भाग है जो पूंजीपति को उसकी पूंजी के उपयोग के बदले में दिया जाता है। मार्शल के अनुसार ब्याज किसी बाजार में पूंजी के प्रयोग के बदले में दी जाने वाली कीमत है। क्या है? पूंजी के बदले में दी जाने वाली कीमत। प्रश्न है अगला, वस्तु कीमत निर्धारण में मांग एवं पूर्ति के उपयोग लिखिए। वस्तु कीमत निर्धारण में मांग एवं पूर्ति के उपयोग। तो वस्तु कीमत निर्धारण में मांग एवं पूर्ति के उपयोग इस प्रकार है। किसी वस्तु के कीमत निर्धारण में किसी वस्तु की कीमत निर्धारण करने में मांग एवं पूर्ति दो महत्वपूर्ण शक्तियां हैं। बाजार में किसी वस्तु की कीमत उस बिंदु पर निर्धारित होती है जैसे वस्तु की मांग बराबर से वस्तु की पूर्ति। तो जिस कीमत पर वस्तु की मांग तथा पूर्ति बराबर हो जाती है वह कीमत संतुलन या साम्य कीमत। मांग एवं पूर्ति किसी वस्तु की जिस बिंदु पर बराबर हो जाएगी वह कीमत क्या कहलाएगी? संतुलन या साम्य कीमत कहलाती है। प्रश्न है अगला, वस्तु की मांग क्या है? तो वस्तु की मांग क्रेता द्वारा की जाती है। इसके पहले पढ़ा अपन ने, क्योंकि वस्तु में उपयोगिता होती है। वस्तु की मांग नियम द्वारा नियंत्रित होती है। अर्थात ऊंची कीमत पर उपभोक्ता कम वस्तु मात्रा की मांग करता है, जबकि कम कीमत पर उपभोक्ता की यह मांग बढ़ जाती है। ऊंची कीमत पर ऊंची मांग, कम कीमत पर कम मांग। इस प्रकार उपभोक्ता अथवा क्रेता का मांग वक्र
अथवा क्रेता का मांग वक्र DD चित्र में दर्शाए अनुसार बाएं से दाएं की ओर नीचे गिरता हुआ होता है। यहाँ चित्र में बताया गया। इसके पहले भी हमने अगले प्रश्न में देख लिया। यहाँ दिया हुआ है OX पर क्वांटिटी और OY पर प्राइस। तो यहाँ देख रहे हैं हम कि ऊंची कीमत है, वहाँ पर ये वक्र ऊंचा है। जैसे कीमत कम हुई ये नीचे आया, यहाँ कीमत कम हुई यहाँ आ गया, है ना। तो यहाँ पर देख रहे हैं ये इधर से इधर की ओर, बाएं से दाएं की ओर, ये बायां भाग है, ये दाहिना भाग है, बाएं से दाएं की ओर गिरता हुआ होता है। प्रश्न है अगला, वस्तु की पूर्ति क्या है? तो वस्तु की पूर्ति विक्रेता द्वारा की जाती है, क्योंकि उत्पादक या विक्रेता वस्तु बेचकर लाभ अर्जित करना चाहता है। वस्तु की पूर्ति वस्तुतः पूर्ति के नियम द्वारा नियंत्रित होती है, अर्थात विक्रेता कम कीमत पर वस्तु की कम पूर्ति तथा ऊंची कीमत पर वस्तु की अधिक पूर्ति प्रस्तुत करने का इच्छुक होता है। इस प्रकार वस्तु की कीमत तथा पूर्ति की मात्रा के बीच सीधा संबंध होने के कारण पूर्ति वक्र बाएं से दाएं की ओर बढ़ता है। यहाँ देख रहे हैं हम OX पर क्वांटिटी है, OY पर प्राइस है। तो यह SS वक्र पूर्ति वक्र है। जैसा कि परिभाषा में बोला गया है कि पूर्ति उतनी ही होगी जितनी कीमत मिलेगी। कम कीमत है, यहाँ पर कम कीमत है तो पूर्ति वक्र नीचे है, और जैसे जैसे कीमत बढ़ते जाएगी वैसे वैसे यह बाएं से दाएं की ओर बढ़ता जाएगा। वस्तु की कीमत या मांग पूर्ति साम्य से क्या तात्पर्य? वस्तु की कीमत या मांग पूर्ति साम्य से क्या तात्पर्य? मांग पूर्ति साम्य से तात्पर्य देखते हैं। प्रत्येक क्रेता वस्तु की कम से कम कीमत देना चाहता है। कम से कम कीमत देना चाहता है क्रेता, तथा विक्रेता वस्तु की अधिक से अधिक कीमत प्राप्त करना चाहता है। अधिक से अधिक लाभ अर्जित करने के लिए तो दुकान लगाई उसने, वस्तु को बेचने लगा। क्रेता कम से कम कीमत देने को तैयार रहता है और विक्रेता अधिक से अधिक लाभ प्राप्त करना चाहता है। अतः दोनों पक्ष सदैव बाजी करते हैं, सौदेबाजी। क्या करते हैं? दोनों पक्ष सौदेबाजी करते हैं, और अंत में वस्तु की कीमत उस बिंदु जिसे साम्य अथवा संतुलन बिंदु कहते हैं पर निर्धारित होती है, जहाँ पर क्रेता खरीदने को तैयार हो जाए और विक्रेता बेचने को तैयार हो जाए। उस बिंदु को साम्य बिंदु या संतुलन बिंदु कहते हैं, जहाँ वस्तु की मांग वस्तु की पूर्ति के ठीक बराबर होती है। वस्तु की मांग वस्तु की पूर्ति के ठीक बराबर होगी। इसी बिंदु को संतुलन कीमत या बिंदु कहा जाता है। चित्र C में मांग एवं पूर्ति शक्तियों द्वारा कीमत का निर्धारण दिखाया गया है। मांग एवं पूर्ति शक्तियों के द्वारा कीमत का निर्धारण चित्र में बताया गया है। वस्तु की मांग DD वक्र तथा वस्तु की पूर्ति SS वक्र आपस में एक दूसरे को E बिंदु पर काटते हैं। कौन से बिंदु पर काट रहे? E बिंदु पर काटते हैं। बिंदु E पर निर्धारित कीमत OP अथवा EQ संतुलन कीमत होगी। O यहाँ दिया हुआ है P,
हैं, और यहाँ दिया हुआ है ओ, यहाँ दिया हुआ है क्यू, ओ पी या ये ई क्यू संतुलन बिंदु या साम्य बिंदु होगा। यहाँ देख रहे हैं हम, यह पूर्ति वक्र दिया हुआ है और ये दिया हुआ है डी मांग वक्र। बाजार में वस्तु के लिए प्रतिस्पर्धा हो रही है। हम देख रहे हैं यहाँ पर यह क्यू बिंदु क्वांटिटी है, तो ये मात्रा मांग की है और उतनी ही देख रहे हैं हम एस एस वक्र पूर्ति की है। इस कीमत पर क्रेता पी दिया हुआ है यहाँ पर, इस कीमत पर क्रेता और विक्रेता दोनों जितना लाभ कमाना चाह रहा है विक्रेता उतनी कीमत मिल गई है और क्रेता जितना मूल्य देना चाह रहा है उतने मूल्य में उसे वस्तु मिल गई है। तो किस बिंदु पर वह संतुष्ट हुए? दोनों ई बिंदु पर। तो यह बिंदु क्या होगा? साम्य बिंदु या संतुलन बिंदु है ना। तो ये डी मांग वक्र है और ये एस एस पूर्ति वक्र है। तो जिस कीमत पर वस्तु को मांगी जा रही है विक्रेता भी उस कीमत पर वस्तु को देने के लिए तैयार हो गया है, ऐसा बिंदु है ई। इस ई बिंदु को संतुलन बिंदु या साम्य बिंदु कहते हैं। प्रणाम। अगले प्रश्न में हम पढ़ेंगे साधन कीमत के निर्धारण में मांग एवं पूर्ति वक्रों के उपयोग का वर्णन कीजिए। साधन कीमत के निर्धारण में मांग एवं पूर्ति वक्रों का क्या उपयोग है? धन्यवाद।